Hello student, today we will start chapter number 6 of science. The name of the chapter is combustion engine. In this chapter we will discuss now fuels and its type, uses. शुरुआत करते हैं फ्यूल से। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, आपको बताते हैं फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? The substance which gives heat energy which gives heat energy for domestic and industrial purposes are called फ्यूल्स। वो सब्सटेंस जो हमारे को हीट एनर्जी देते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, दे आर कॉल्ड फ्यूल्स। और फ्यूल्स 3 टाइप्स के होते हैं। बता, फ्यूल्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड फ्यूल्स के अंदर हम कौन कौन से हैं आपके? कोल, चारकोल, वुड, पाउडर केक, लिक्विड के अंदर आपके आ जाएंगे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। इन सब के बारे में आप जानते हो। गैसेस के अंदर एलपीजी, सीएनजी, मीथेन और बायोगैस। तो सॉलिड के अंदर कोल, चारकोल, वुड, काउडंग, लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसेस में एलपीजी, सीएनजी, मीथेन एंड बायोगैस। तो 3 टाइप के फ्यूल हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसके बाद आता है हमारा, इनमें कौन सा फ्यूल अच्छा होता है। आइडियल फ्यूल के बाद बात करेंगे। आइडियल फ्यूल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइडियल फ्यूल्स कौन से होते हैं? एक मिनट। नंबर 1, सबसे पहले वो चीप होने चाहिए, यानी सस्ते। दूसरा, रेडिली अवेलेबल। आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले होने चाहिए। तीसरा, रेडिली कंबस्टिबल। फोर्थ, उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इजी टू ट्रांसपोर्ट। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। और उसके बाद उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसका मतलब कि वो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा
हीट एनर्जी दें। और सबसे मेन, नॉट प्रोड्यूस गैस, जलने पर कोई गैस नहीं उत्पन्न हो, और रेजिड्यू यानी ऐश, जलने के ऊपर ना तो कोई गैस बने और ना ही कोई उसके अंदर से ऐश बने, रेजिड्यू बने, जलने के बाद कुछ भी ना बचे, दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। कौन से आइडियल फ्यूल होते हैं? एक तो वो चीप होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, रेडिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, रेडिली कंबस्टिबल, आसानी से जल जाएं, इजी टू ट्रांसपोर्ट, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, नॉट प्रोड्यूस गैस और रेजिड्यू, उनमें कोई गैस और रेजिड्यू जलने के बाद कोई अवशेष ना बचे जिससे कि एनवायरनमेंट खराब ना हो। अब आते हैं हम इसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। फ्यूल एफिशिएंसी यानी किसी भी चीज़ को जलाने पर जितनी एनर्जी मिले, दैट इज नोन एज द फ्यूल एफिशिएंसी। तो हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? किसी भी फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू से नापी जाती है कि उसे जलने पर कितनी एनर्जी मिलती है। होती क्या है? द अमाउंट ऑफ, मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called calorific value। यानी किसी भी फ्यूल को जलाने पर, किसी भी फ्यूल की अगर हम 1 किलोग्राम मात्रा को जलाएं और उससे जो एनर्जी मिले उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन एक ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। यानी किसी भी फ्यूल की 1 किलोग्राम मात्रा को पूरा पूरा जला दें तो उससे जो एनर्जी मिलेगी उसे हम उसकी फ्यूल एफिशिएंसी यानी फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड, इसकी यूनिट क्या है? it is expressed in kilojoule पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम। इसके अंदर हम इसको मेजर कर, इसको नापते हैं। अब आइए मैं आपको इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ाता हूँ, देखते रहिए। हाँ, अब देखिए, मैंने भी आपको बताया किलोजूल पर किलोग्राम इसकी फ्यूल एफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे काउडंग केक की। काउडंग केक की फ्यूल एफिशिएंसी होती है 6000 to 8000 किलोजूल पर किलोग्राम। वुड की होती है 17,000 to 22,000। कोल की होती है 25,000 to 33,000। पेट्रोल की होती है 45,000। कैरोसिन की होती है 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम। डीजल भी 45,000 to 45,000 किलोजूल पर ग्राम। मीथेन जो कि गैस है 50,000। सीएनजी 50,000 किलोजूल पर किलोग्राम। एलपीजी 55 किलोजूल पर किलोग्राम। बायोगैस 35,000 to 40,000 पर किलोग्राम। हाइड्रोजन 1,50,000। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, बट इट इज़ नॉट द आइडियल फ्यूल बिकॉज इसकी स्टोरेज के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से हम इसको आइडियल फ्यूल नहीं कहते। अब ऊपर देखिए, सबसे पहले ऊपर ये जो तीनों हैं, ये कौन से फ्यूल हैं? सॉलिड। उसके बाद जो नीचे तीन दिखा रखे हैं, दे आर लिक्विड। और सबसे लास्ट में जितने भी हैं वो सारे के सारे गैस। आपने देखा होगा जो सॉलिड फ्यूल है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, जो लिक्विड है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू
कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो उनके मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन जो गैसियस फ्यूल हैं उन सब की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो गैसियस फ्यूल सबसे ज़्यादा आइडियल माने जाएंगे। अब आते हैं आगे हम, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। इनसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। इनमें से जो भी आपके फ्यूल बताए थे, वुड, कोल, पेट्रोलियम, इनके जलाने पर अनबर्न कार्बन निकलते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट, काफ़ी डेंजरस पॉल्यूटेंट है और इससे रेस्पिरेटरी डिजीज जस्ट लाइक अस्थमा बीमारी हो सकती है। सेकेंड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर कंबशन कंप्लीट नहीं होगा तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम। जब हम बंद कमरे में कोयले को जलाते हैं, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है दैट किल्स द किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। जो आदमी उसमें सो रहा होता है वो उससे मर भी सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इट इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। लगातार कंबस्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाती है। इसकी ज़्यादा मात्रा होने से एयर के अंदर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। ग्लोबल वार्मिंग, इसके अंदर बता रखा है आपको, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ दैट एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट्स among other things in the melting of polar glaciers, which leads to rise in the sea level, causing flood, and in the coastal area, low-lying coastal area may even be permanently submerged under water। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पोलर रीजन्स में वो ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और वो सारा पानी सी में, समुद्र में आ जाता है, जिससे सी लेवल हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और जिससे कोस्टल एरिया के पास जो लो लाइंग एरिया होते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है और वो पानी में डूब जाते हैं। बर्निंग ऑफ कोल गैस, अब आते हैं हम इस पर एसिड रेन के ऊपर। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड क्रोसिव गैस। ये काफ़ी सफोकेटिंग यानी दम घोटू, जिससे दम घुट जाता है, और क्रोसिव गैस है जिससे मेटल्स, बिल्डिंग्स वगैरह को नुकसान पहुंचता है। मोरएवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। दीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन। ये ऑक्साइड सल्फर के हों चाहे नाइट्रोजन के हों, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, जो रेन के साथ मिक्स होकर के एसिड्स बनाते हैं, और उस टाइप की रेन को हम एसिड रेन करें। तभी तो कहते हैं कि जो पहली बरसात होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उस समय काफ़ी पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ये पानी में मिक्स होकर के एसिड्स बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और बरसात के साथ नीचे एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप। ये किस किस के लिए हानिकारक है? क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। ये फसलों के लिए, बिल्डिंग के लिए और मिट्टी के लिए, इनके लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। आजकल आपने देखा होगा जो पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे सीएनजी लोग लगवाते हैं। सीएनजी इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। सीएनजी जो है जो डेंजरस, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत कम मात्रा में बनाती है, इसलिए सीएनजी को क्लियर फ्यूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊँगा। चैप्टर नंबर 7 है आपका कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसकी एक्सरसाइज आप आसानी से करना, कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।